नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार ने जारी की यूसीसी की पूरी रिपोर्ट, आम लोग देख सकेंगे पब्लिक डोमेन पर। प्रदेश में अक्टूबर से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हरिद्वार दौरे पर। कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार के सीसीआर भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। वहीं कैबिनेट मंत्री रावत ने रुड़की में ली समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा पर पहुंचे 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। मानसून सीजन में श्रद्धालुओं के आंकड़ों में गिरावट। लगातार लैंडस्लाइड के कारण करीब 60 घंटे बाद खोला गया बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग। काशीपुर में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन से भूमाफिया में हड़कंप। जारी रहेगा ध्वस्तीकरण का अभियान। और उत्तराखंड में भी आज मौसम की मार। 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील। कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तीव्र से अति तीव्र बारिश का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के 4 खंडों की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। ऐसे में विशेषज्ञ समिति की ओर से राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से ही लोग रिपोर्ट के सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए यूसीसी के रूल्स तैयार कर रही कमेटी ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया था। आम जनता अब यूसीसी रिपोर्ट को यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकती है। नियम और क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने रिपोर्ट को सार्वजनिक की। उनके साथ समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। तो यूसीसी का जो संहिता है वो तो विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है। केवल लागू होने की तिथि अब निर्धारित होनी है। इसके संबंध में नियमावली बनाई जा रही है। यूसीसी में 3 प्रकार की मुख्य व्यवस्थाएं की गई हैं: शादी और तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स, उसके साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप का है, और साथ ही साथ इनहेरिटेंस और सक्सेशन, जिसमें इंटरस्टेट सक्सेशन और टेस्टामेंटरी सक्सेशन दोनों को कवर किया गया है। और ये सेकुलर लॉ के रूप में लाया गया है जो सभी पर समान रूप से लागू है। ये कब से लागू होगी सर? तो जब नियमावली बन जाएगी, ऐसा राज्य सरकार को लागू करना है, लेकिन समिति भी नियमावली बना रही है। मैं जैसा समझता हूँ कि नियमावली जब बन जाएगी और उस कार्यान्वयन की स्थिति में सरकार आ जाएगी तो यूसीसी और नियमावली दोनों साथ में लागू। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसीसी की पूरी रिपोर्ट अब आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गई है। सरकार ने रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई थी। वहीं रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2,33,000 लोगों से सुझाव लिए थे। 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को ये यूसीसी की रिपोर्ट सौंप दी थी। वहीं धामी सरकार ने 7 फरवरी को विधानसभा के पटल पर इस बिल को पारित कराया था। 11 मार्च को राष्ट्रपति ने भी यूसीसी विधेयक पर मुहर लगा दी थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र पांडे हमारे साथ सीधा देहरादून से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र पांडे, आज उत्तराखंड में यूसीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पूर्व मुख्य सचिव ने, तो क्या कुछ ब्रीफिंग दी गई है इस रिपोर्ट को लेकर? आकांक्षा बता दें कि
आज जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो सार्वजनिक हो गया है। लोग इसको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने एक साइट जारी किया है ucc.uk.gov.in। इस पर कोई भी आम आदमी यूसीसी के बारे में सारी जानकारी ले सकता है। आज उन्होंने यूसीसी लागू करने की सारी विशेषताएं बताई कि यूसीसी में क्या है। अभी इसको लागू करने का जो प्रावधान है वह मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रहा है कि अक्टूबर में लागू होगा, लेकिन उसके पहले इस ड्राफ्ट को जनता के बीच लाया गया है कि ताकि जनता का इस पर रिएक्शन क्या आता है उसको स्टडी किया जाएगा। साथ ही लोगों को उन्होंने बताया कि यूसीसी से क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि यूसीसी लागू करने के लिए करीब 180 उप समितियों की बैठक हुई थी। मुख्य जो समिति थी उसने 73 बैठकें की थी। उसके बाद लोगों के सजेशन लिए गए थे और उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था। फिर भी कई लोगों की इस पर कई तरह की आशंकाएं थी, जैसे लिविंग रिलेशनशिप था, मुस्लिम कम्युनिटी की अलग राय इस पर थी। तो उन सबको लेकर के उन्होंने सारी जो तथ्य थे उनको सार्वजनिक कर दिया है और बहुत सारी जो लोगों की भ्रांतियां हैं उसको भी उन्होंने दूर करने की बात कही है। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि आज उत्तराखंड में यूसीसी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर जारी की गई है, जहां से ये आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो सकेगी। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने ये रिपोर्ट जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके साथ ही जानकारी दी। ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर में यूसीसी पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। 22 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा 2024 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार से जल भरकर जाने वाले कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा की। कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ पटरी, पेयजल, सीवर और लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान वाटर एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी, जो कांवड़ यात्रा के दौरान लगने वाले जाम के दौरान बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। सीएम धामी का कहना है कांवड़ियों का स्वागत इस साल जोर शोर से किया जाएगा। कांवड़ मेला राजकमल जी हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें कई करोड़ लोगों की शिव भक्त कांवड़ियों का आगमन होता है। पिछले वर्ष भी 4 करोड़ से ज़्यादा लोग आए थे। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में आने का अनुमान है। सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार आगमन पर सबका स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं और उनकी यात्रा अच्छी हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, हर प्रकार से यात्रा सहज सरल हो, उसके निमित्त आज यहाँ पर बैठक की गई है। सभी विभागों को अपने अपने विभागों को दुरुस्त करने का, जो कमियां हैं उसको दूर करने का, पिछले साल की जो अनुभव है उनको देखते हुए इस साल और अच्छी व्यवस्था हो, हर प्रकार के इंतजाम अच्छा हो, सभी एक विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करें। आज समीक्षा इस बात। रुड़की पहुंची कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश की सरकार बहुत संजीदा है और सरकार की तरफ से किसी भी शिव भक्त को परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान रुड़की पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा आज उन्होंने समीक्षा बैठक ली है और बहुत अच्छी तैयारी उनकी तरफ से कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद जहां भाजपा मतदाताओं का आभार व्यक्त कर रही है, तो वहीं डोईवाला विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने पहुंचकर लोकसभा चुनाव में विजय बनाने और देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर मंडल के कार्यकर्ता बूथ के कार्यकर्ताओं और शक्ति केंद्र संयोजकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के वीर शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कि तमाम मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई है और यहाँ से लगातार तीसरी बार
भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में मुझे चुना गया है। इससे पहले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को 2 बार चुना है। तो हम तमाम मतदाताओं का भी आभार प्रकट करना, ये हमारी परंपरा में है, हम उसको करते हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के द्वारा उन मतदाताओं तक धन्यवाद पहुंचाने का काम हमने किया है। पिथौरागढ़ के जिला सभागार में आगामी 26 जुलाई को कारगिल दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाए जाने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें डीएम ने सैनिक कल्याण विभाग को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शौर्य दिवस जनपद में सम्मान के साथ मनाया जाए। इसके साथ ही तहसील स्तर पर भी शौर्य दिवस कार्यक्रम आयोजित करवाया जाए और कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक, सैनिक आश्रित और परिजनों को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में डीएम ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल करण सिंह बिष्ट को कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी संबंधित को समय से सूचित करने, मुख्य अतिथि और जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण पत्र भेजने, शहीद परिवारों के सदस्यों को सम्मानित करने हेतु व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर बैठने की उचित व्यवस्था के अलावा अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए प्लानिंग करने के निर्देश दिए गए। हल्द्वानी में डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र रावत और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने लोकसभा चुनाव और यातायात सीजन में उत्कृष्ट काम करने वाले 26 पुलिसकर्मी और 15 ट्रैफिक वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा बरसाती सीजन के चलते 250 पुलिसकर्मियों को रेनकोट वितरित किए गए। डीआईजी ने सभी पुलिसकर्मियों से इसी तरह लगन और मेहनत से काम करने की अपेक्षा जताई। इस दौरान डीआईजी और एसएसपी ने अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित भी किया। चुनाव हमारा लोकसभा चुनाव बीता है और उसके अलावा जो ट्रैफिक सीजन और यात्रा सीजन जो हमारा जून के साथ लगभग ख़त्म हुआ है, इसमें जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया, ऐसे विभिन्न जनपदों के लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 15 ट्रैफिक वॉलंटियर्स जिन्होंने की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उन लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 250 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर से रेनकोट अलग अलग जनपदों के लोगों को वितरित किया गया। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक तरफ उत्तराखंड की जीरो टॉलरेंस सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के दावे कर रही है, वहीं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में कमीशन की आड़ में भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। कुछ महीने पहले विधायक निधि से हलजोरा से राव फरमुद के खेत तक 6 लाख रुपए की लागत से एक सड़क का निर्माण किया गया था। इस सड़क पर सामग्री इतनी घटिया लगी कि सिर्फ 6 महीने में ही सड़क उधड़ गई। हम मौजूद है भगवानपुर विधानसभा के सिकरोड़ा गांव में, जहां पर विधायक निधि द्वारा एक सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन सड़क मात्र 6 महीने चलने के बाद ही टूट गई। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो सड़क को दिखाए कि सड़क में किस तरह का घटिया सामग्री लगी है कि मात्र 6 महीने में ही सड़क खुर्द-बुर्द हो गई और टूट गई। जब से सड़क टूटी है, जब से रास्ता लगातार बंद है। हालांकि संबंधित अधिकारियों से इसकी बात की गई, मगर संबंधित अधिकारियों का कोई ठोस जवाब ना मिलना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि मात्र 2 महीने ही सड़क चलने के बाद टूट गई थी, जिससे कि लोगों को, जो ग्रामीण है, जो किसान लोग हैं, जो यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी हैं, उन्हें चलने में जाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपना कैमरा पर्सन के साथ मेरा ओकरम, जैन टीवी से भगवानपुर। वन निगम प्रबंधन के द्वारा वन निगम कर्मियों का उत्पीड़न करने से आक्रोशित वन निगम कर्मियों ने शुक्रवार को संगठन के प्रभागीय अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में लोहाघाट में
एक दिवसीय धरना दिया और सचिव द्वारा दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की। कर्मचारियों के द्वारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी और वन निगम कर्मियों ने कहा कि वन निगम प्रबंधन कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहा है। प्रबंधन तंत्र द्वारा 2002 में विनियमित कर्मचारी जिनको शासन द्वारा साल 1991 में वरिष्ठता दी गई थी और सारे लाभ दिए जा रहे थे, अब उस आदेश को सचिव सत्य प्रकाश के द्वारा निरस्त कर दिया गया, जो वन निगम कर्मियों और उनके परिवार का उत्पीड़न है। पहले साझा किया था सरकार द्वारा 1991 से वरिष्ठता दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में सचिव महोदय द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया, जिसमें कर्मचारियों को भारी दोष व्याप्त है। इस वजह से हम एक दिवसीय कार्यक्रम को यहाँ पर कर रहे हैं, 8% धरना प्रदर्शन। इसको शासन द्वारा एक शासनादेश जारी किया था। स्केलर एवं वन उपज रक्षक को 1991 से वरिष्ठता दी गई थी, जो कि जिसका फिक्सेशन हुआ, वेतनमान बना, उनको पूरे लाभ दिए गए। उसके बाद 20/6 को सत्य प्रकाश सचिव हैं, उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया है कि इसको निरस्त किया जाता है, जिसके विरोध में कर्मचारी संगठन ने आज एक दिवसीय गेट मीटिंग धरना कार्यक्रम कराया गया है। क्षेत्र के शिवालिक नगर में चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई। रात के करीब 9:30 बजे 2 महिलाएं जब मार्केट से लौट रही थी, तब पीछे से आकर अज्ञात बदमाश ने उन पर वार किया और सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। पीड़ित महिलाओं ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही रानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। समय 9:30 बजे और ये घटना शिवालिक नगर के एक क्लस्टर के सेकंड पार्क से हुई है। छाबरा जी का एक घर है, उनके घर के सामने ही ये घटना हुई। उनका घर अभी नया बन रहा है, कंस्ट्रक्टेड है, और वहाँ लाइट्स भी प्रॉपर नहीं चलती हैं। हम लोग शिवालिक नगर की जब मार्केट लगता है, वेडनेसडे मार्केट, वहां से सब्जी लेके लौट रहे थे और लौटते हुए उधर से आए। अचानक पीछे से एक लड़का मेरे पास और मेरी मामी के पास, बीच में हम दोनों के एकदम सेंटर में आके उसने गर्दन पे यहाँ से हाथ रखा और जब वो झपटा तो उन्होंने पीछे से उसके बाल पकड़ के खींचने की कोशिश करी। मुझे नीचे गिराया उसने और वो चेन खींच के ले पीट गई थी। तो पीठ से हम लोग लौट के आ रहे थे, तो पीछे से 2 लड़के आ रहे थे, हमारे पीछे से लड़के आ रहे थे, तो वो उधर दूसरी गली में मुड़ गए और एक लड़का पीछे से आया, उनने आके हमारे ऊपर अटैक किया। तो मेरी भांजी के गले पे उनने हाथ डाला और जब उन्होंने हाथ डाला तो मैं उसे बचा रही थी। मैंने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद मैंने ये कहा कि वो उसकी बाल पकड़ खींच रही थी और उसकी टी शर्ट खींच रही थी, मैं कैसे ये करके छोड़े। फिर जब मैंने शोर मचा रही थी मैं, तो उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ मारा। फिर उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि अब हाँ कोई आएगा, तो वो निकल के भाग गया। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में देर रात एक डंपर अनियंत्रित होकर बहला नदी में जा गिरा। हादसे के बाद डंपर चालक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इसके बाद रात में ही डंपर मालिक ने उसे मुरादाबाद रोड स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गाड़ी ये काशीपुर से आ रही थी, कुंडेश्वरी स्टेशन जा रही थी। उसी कुछ आईटीआई से आगे बहला नदी का पुल पड़ता है, वहाँ पर बहला नदी के पुल पे एक कैंटर वाले ने ओवरटेक किया, जिस कारण मेरी गाड़ी पुल के नीचे जा गिरी। कौन ड्राइवर साहब का क्या नाम है? ड्राइवर का नाम है युवराज पाल। उनकी क्या स्थिति है? उसके थोड़ी मामूली चोट आई थी और मैंने रात में उपचार के लिए उसे स्पर्श हॉस्पिटल में भेजा था काशीपुर। फिलहाल वो अब घर पर है। खेल विभाग चंपावत के द्वारा जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर साल अप्रैल महीने से जिले के कई स्थानों में फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, कराटे खेलों के खेल कैंप संचालित किए जाते थे। खेल कैंपों में खेल विभाग के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों के द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण देकर उनकी खेल प्रतिभाओं को निखारा जाता था। वहीं लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में विभिन्न खेलों को खेल रहे खिलाड़ियों ने बताया कि इस साल खेल विभाग के द्वारा जुलाई माह तक खेल कैंप नहीं खेले गए हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र के
विभिन्न खेलों के खिलाड़ी बिना किसी कोच और सुविधा के खेलने को मजबूर हैं। खिलाड़ियों ने खेल विभाग से जल्द खेल कैंप संचालित करने और खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की मांग की है। हम ये खेलने आते हैं ना तो ये अच्छी और ग्राउंड की भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। हम यहाँ बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पिछले कुछ टाइम से ना हमारे पास फुटबॉल उपलब्ध है, ना ही गोल पोस्ट हैं, और बारिश होती है कीचड़ हो जाता है। बिजली की भी स्थिति बहुत दयनीय है। तो हम क्या कहते हैं प्रशासन से मांग करते हैं तो थोड़ा मांग फुटबॉल अच्छी है। हमारे पास फुटबॉल खेलने के लिए भी ये हमने अपने पैसों से जमा करके लाए थे, तो ये कल खेला हमने, उसमें ये की। तो हमारा यही अनुरोध है कि हमें टाइम पे थोड़ा खेल विभाग से कुछ उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हमारा आने वाला यूथ भी नशे की तरफ ना जाए और खेल के प्रति लगे रहे। फिर एक बार पहाड़ों में मानसून की बरसात शुरू हो गई है। अचानक दोपहर बाद मौसम का इस कदर मिजाज देखने को मिला कि सिर्फ 5 मिनट की मूसलाधार बारिश से ही लोगों में डर फैल गया। पहाड़ों में दोपहर से पहले चटक धूप खिली हुई थी, लेकिन अचानक से मौसम से बदलते से लोग हैरान हो गए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।